आप तमाम शिक्षक साथियों को मैं संतोष यादव इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। आइए प्यारे साथियों, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं झारखंड टीएनएस सेकेंड राउंड एग्जाम नवंबर में जो आपका होना है, उसके लिए 22 सिलेबस यहाँ पर बाल विकास से संबंधित हमने महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आया हूं। और ये जो भी प्रश्न है आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्नों को समझिएगा, ठीक है। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगामी वीडियो में टीएनएस से संबंधित लेकर के आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, फर्स्ट नंबर प्रश्न ये रहा। और जो भी प्रश्न है हमने लेकर के ये ऑनलाइन वन लाइनर प्रश्न लेकर के आया है। इसमें देखिए आप, गेस्टालवादी क्या है, ठीक है। तो गेस्टालवादी जो है, यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? प्रश्न का आंसर होगा प्यारे साथियों कि यह जर्मनी की विद्वानों का एक समूह है, ठीक है। ये गेस्टेलवाद क्या है? तो ये आपका जर्मनी की विद्वानों का एक समूह है। इसके बाद इसमें जिसमें कोहलर, कोफा, वर्तिमर शामिल है, ठीक है। अगर पूछा जाए प्रश्न कि गेस्टेलवादी जो है ये क्या है, तो आप सीधा सीधा जवाब देंगे कि जर्मनी की विद्वानों का एक समूह है। और इसका निर्माता कौन है? तो इसमें आपका कोहलर आ जाएगा, कोफा आ जाएगा और वर्तिमर, ये सभी शामिल है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न नेक्स्ट, ये रहा स्क्रीन पे। देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 कर लेंगे, ठीक है। कह रहा है कि विशिष्ट बालकों में कौन कौन से बालक आते हैं? जो विशिष्ट बालक होते हैं उनमें कौन कौन से बालक आते हैं? तो प्यारे साथियों, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आने वाले बालक इस प्रकार हैं। किस प्रकार है? प्रतिभाशाली बालक आएगा, इसमें पिछड़े बालक आ जाएंगे, गूंगा, बहरा और अंधा बालक आ जाएंगे, सृजनशील बालक आ जाएंगे, ठीक है। संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक आ जाएंगे। ये जो भी बालक दिया गया है ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? विशिष्ट बालक के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद प्रश्न हम लोग करेंगे नेक्स्ट। देखिए ये रहा स्क्रीन पे और प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर जो है आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए प्रश्न है कि क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा क्षेत्र सिद्धांत को निम्न नामों से जाना जाता है। यहाँ पर संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत और बाल दिशा मनोविज्ञान सिद्धांत, ठीक है। और ये वन लाइनर प्रश्न जो है इसको आप 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा तो आपका पूरा प्रश्न का आंसर जो है याद हो जाएगा। इसलिए आप जरूर देखिएगा और अंत तक रह करके पूरे वीडियो को देखिएगा। इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे लाए हैं जो आपके एग्जाम में सीधे छपेंगे, ठीक है। तो आप जरूर देखिएगा। प्रश्न है प्यारे साथियों, प्रश्न है कि किस अवस्था को मिथ्या पक्ता का समय भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बालक की अवस्था, क्योंकि बालक की अवस्था जो होता है, देखिए उम्र की अवस्था के बारे में हम लोग जान लेंगे कि उम्र की अवस्था जो होता है प्यारे साथियों, इसमें 5 अवस्था से होकर के उम्र को गुजरना पड़ता है, जिसमें आपका फर्स्ट नंबर आता है शैशव अवस्था, शैशव अवस्था, ठीक है। और एक आता है बालक की अवस्था, बालक्य अवस्था, और एक आता है किशोरावस्था, किशोरावस्था, प्यारे साथियों। इसके बाद आपका आता है युवा अवस्था, युवा अवस्था, और एक आता है वृद्धावस्था, वृद्धावस्था यानी कि बुढ़ापे की अवस्था। तो ये 5 अवस्थाओं से होकर के हम लोगों का उम्र जो है गुजरता है। शैशव अवस्था 0 से 5 साल के बच्चे को शैशव अवस्था कहेंगे, और बालक्य अवस्था आपका 6 से लेकर के 10 साल के बच्चा को बालक्य अवस्था कहेंगे, और आपका 11 से लेकर के 18-19 तक आपका किशोरावस्था चलता है। और इसी किशोरावस्था के दौरान जो है शरीर में मुख्य रूप से वृद्धि होता है,
और इसमें जनन क्षमता की परिपक्वता भी आती है। इसके बाद युवा अवस्था की बात करें तो आपका 19 के बाद 20 से स्टार्ट होगा, ये लगभग 45-50 तक चलेगा। इसके बाद वृद्धावस्था आता है, तो वृद्धावस्था के बाद जो है ये लगभग 100 वर्ष तक जाएगा, 80 वर्ष तक जाएगा। ठीक है, तो ये था उम्र की 5 अवस्था, जिसमें आपका यहाँ पर कह रहा था क्वेश्चन कि किस अवस्था को मिथ्या पक्ता का समय भी कहा जाता है, तो इसका आंसर जो है बालक की अवस्था होगा। देखिए बालक की अवस्था जो होता है इसको डर्टी एज भी बोला जाता है, क्योंकि इस एज में बच्चा का कपड़ा बहुत ज्यादा गंदा होता है, इसलिए डर्टी एज भी इसको कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि डर्टी एज कौन सा अवस्था होता है, तो बालक की अवस्था आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखेंगे हम लोग, और इस प्रश्न के आंसर क्या होगा जो कि आपका स्क्रीन पे दिखाया गया है यहाँ पर, क्रो एंड क्रो के द्वारा, यानी कि शब्द पहले हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। प्रश्न समझिएगा, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, तो यह कथन जो है क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न है आपका स्क्रीन पे, प्रश्न है प्यारे साथियों, प्रश्न है कि यदि बुलाए जाने पर छात्र माता पिता या अभिभावक आकर्षक से नहीं मिलने जाते हैं तो शिक्षक क्या करें, या शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो प्यारे साथियों, यदि आप किसी छात्र के माता पिता या अभिभावक को बुलाते हैं, यदि नहीं जाएं आपसे मिलने, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए क्या सबसे अच्छा कदम होगा, तो इसके लिए सबसे अच्छा कदम होगा कि जाकर उनसे मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर किसी बच्चा का अभिभावक आपसे मिलने नहीं आते हैं, आप बुलाते हैं और नहीं आते हैं, तो आप बच्चा को ही मार पीट के भगा दें, ठीक है, या बच्चा को किसी तरह का कष्ट दे, इससे बेहतर होगा कि आप उनसे जाकर के स्वयं मिल लें। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, कर रहा है कि सीखने का सिद्धांत जो केवल आलोकित व्यवहार पर निर्भर है, सीखने के किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। समझिएगा, प्रश्न कह रहा है कि सीखने का सिद्धांत जो केवल आलोकित व्यवहार पर निर्भर करता है, सीखने के किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका व्यवहारात्मक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। इसके बाद प्रश्न है आपका स्क्रीन पे, और इस प्रश्न का आंसर आप करेंगे साथियों, क्या होगा। प्रश्न है कि वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा माना जाता है, तो इसका आंसर होगा सृजनवादी उपागम माना जाता है। इसके बाद प्रश्न है आपका स्क्रीन पे, प्रश्न है प्यारे साथियों कि वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका होती है, मतलब क्या होती है, तो वर्तमान समय में शिक्षक की जो भूमिका होनी चाहिए वो सुगम कर्ता की होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न आपका कि कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रतिभाकारिता पर निर्भर करती है। समझिएगा, महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण प्रतिभाकारिता पर निर्भर करती है, तो ये आपका शिक्षक को विषय की समझ होनी चाहिए। अगर शिक्षक को विषय की समझ ना होगा और शिक्षक यदि क्लास में जाएंगे तो क्लास में अच्छा बच्चों के प्रति प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, तो बच्चा शोरगुल करेगा। हो सकता है बच्चा शोरगुल करके दूसरे दिन से स्कूल नहीं जाए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गार्जियन को बोलते हैं पढ़ाई नहीं होता है, तो आपके स्कूल में अनुपस्थिति बच्चों का कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए शिक्षकों को विषय की समझ होनी चाहिए यदि आप शिक्षण में अच्छे प्रभाव डालना चाहते हैं। इसके बाद का प्रश्न है आपका, प्रश्न है कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है। समझिएगा, नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग मतलब रास्ता क्या है, तो शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, शिक्षक को आदर्श रूप से व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद प्रश्न है आपका कि भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया था।
तो ये आपका 2009 में लागू हुआ है प्यारे साथियों कि 5 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे नेक्स्ट, और 13 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों। प्रश्न है कि भारत सरकार ने बच्चों के लिए, वही प्रश्न है, रिपीटेटेड प्रश्न है, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे। प्रश्न है कि बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता माने जाते हैं, यानी कि बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता किन्हें माना जाता है, तो अल्फ्रेड बीने को माना जाता है। ठीक है, बुद्धि से संबंधित प्रश्न आपका बीने करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसके द्वारा कहा गया? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसके द्वारा कहा गया? तो ये रॉस के द्वारा कहा गया था। और यहाँ पर सबसे बेस्ट आंसर रॉस के द्वारा होगा। इसके बाद प्रश्न आप देखिए 16 नंबर करा है कि ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना किसका भाग होता है? यहाँ पर भाग लिखा गया है, समझिएगा, भाग है, यहाँ भाग कट गया थोड़ा सा, तो भाग होता है। यहाँ पर समझिएगा, ब्रिजेज के अनुसार कह रहा है कि उत्तेजना जो है वो किसका भाग है? तो ये संवेगात्मक विकास का भाग है, संवेगात्मक विकास का भाग है। इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे नेक्स्ट, जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाया गया है। प्यारे साथियों, कह रहा है कि प्रतिबंध अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत भाषा, शारीरिक क्रिया एवं मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। तो ये कहाँ अंतर्निहित है? विचारात्मक प्रतिक्रिया में निहित है। ठीक है, चलिए, आप लोगों का ये प्रश्न अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कम से कम 2 से 4 लोगों को शेयर करें। ठीक है, देखिए, आप किसी के बारे में भला सोचिएगा तो आपके साथ जरूर भला होगा, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। शेयर करने से और लोगों का इससे भला होगा तो आपका भी भला होगा। यहाँ पर प्रश्न देखिए नेक्स्ट, प्रश्न 18 नंबर आप देख रहे हैं, करा है कि छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को लेकर के उसके भावों को अलग करके किस भाग को दर्शाता है? तो इसका आंसर जो होगा जिज्ञासा प्रवृत्ति होगा। ठीक है, जिज्ञासा प्रवृत्ति होगा। ठीक है, एक शिक्षक साथी का कमेंट आया था कि सर इसका पीडीएफ मिलेगा क्या? तो देखिए, बहुत कम समय का एग्जाम है और समय भी बहुत कम बच रहा है, इसलिए हम पीडीएफ तो इसका नहीं दे पाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो तैयारी कराया जा रहा है, आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए और जो भी वीडियो मैं दे रहा हूँ आप देखिए। देखने से आपका अनुभव मिलेगा कि किस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और कैसे प्रश्न आप करेंगे। ठीक है, प्रश्न को यहाँ पर पढ़ के आप कीजिएगा तो आपका एक अनुभव मिल जाएगा, ताकि आप वहां पर एग्जाम में प्रश्न को कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध होता है। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत क्या होता है? तो खेल से होता है। ठीक है, किससे होता है? तो खेल से होता है प्यारे साथियों। इसके बाद प्रश्न आप देखिए नेक्स्ट, अभी बहुत सारे हम यहाँ पर प्रश्न जो है कराने वाले हैं। खेल पर आधारित विधि का नाम क्या है? खेल पर आधारित विधि का नाम क्या है? तो किंडरगार्टन विधि नाम है इसका। ठीक है, और किंडरगार्टन विधि जो है ये आपका फ्रोबेल ने दिए थे। ठीक है, किसने दिया था? फ्रोबेल ने दिया था। इसके बाद का प्रश्न आप देखिए स्क्रीन पे, कह रहा है कि बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन होता है? समझिएगा, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन होता है प्यारे साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खेल कूद का मैदान। खेल कूद का मैदान जो होता है वो बाल विकास का सबसे अच्छा प्रभावी कारक माना जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न आपका स्क्रीन पे प्रश्न है प्यारे साथियों कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या हो सकता है? शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना। ठीक है, ये प्रश्न आपका रिपीटेटेड प्रश्न है। 23 नंबर देखिए, प्रश्न है प्यारे साथियों, प्रश्न कहता है कि ग्रंथि की दोषपूर्ण कार्य के कारण
व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है दोषपूर्ण कार्य के कारण। मतलब कौन सा दोषपूर्ण कार्य? ग्रंथि की बात कर रहा है तो वो आपका पिनियल ग्रंथि होता है। और अगर पूछा जाए प्रश्न कि पिनियल ग्रंथि जो है बालक के मस्तिष्क कहाँ पाया जाता है बालक के शरीर में? तो मस्तिष्क में पाया जाता है। याद रखिएगा, मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है। अगर पूछा जाए प्रश्न कि मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा चुका है। ठीक है। चलिए प्रश्न नेक्स्ट देखेंगे। करा कि किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? देखिए अभी इससे पहले प्रश्न आपका पूछा गया था, उसी के अकॉर्डिंग हमने बताया था कि फ्रोबेल होगा, तो यहाँ पर भी फ्रोबेल आपका आंसर हो गया। इसके बाद प्रश्न आप देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 नंबर। करा कि किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? तो आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। ठीक है। चलिए प्रश्न आपका यहाँ पर नेक्स्ट है कि देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? तो ये आपका प्रदर्शन विधि पर आधारित है। इसके बाद का प्रश्न आप देखेंगे नेक्स्ट नंबर। प्रश्न है प्यारे साथियों कि वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है और बाद में उदाहरण बताया जाता है? समझिएगा, पहले नियम बताया जाता है बाद में उदाहरण, तो वो आपका है निगमन। ठीक है। यानी कि रूल से एग्जाम्पल चलता है। मतलब रूल पहले बताया जाता है, इसके बाद इसमें एग्जाम्पल दिया जाता है। प्यारे साथियों, अगर आगमन विधि यहाँ पर रहता तो आगमन विधि क्या कहता है? आगमन विधि जो है ये कहता है कि पहले एग्जाम्पल इसके बाद रूल, एग्जाम्पल रूल। ठीक है। मतलब आगमन विधि में एग्जाम्पल से चलता है, पहले एग्जाम्पल इसके बाद रूल दिया जाता है। और निगमन विधि में पहले रूल इसके बाद एग्जाम्पल। समझ गए? चलिए प्रश्न देखेंगे हम लोग ये वाला। कह रहा है कि उस विधि का नाम बताइए जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है। वही क्वेश्चन है आपका, आगमन हो गया इसमें आंसर है। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट 29 नंबर जो कि स्क्रीन पे आपका दिखाया गया है। प्रश्न है कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है? बार बार वही प्रश्न आ रहा है जी। चलिए इसको स्किप करेंगे हम लोग। प्रश्न देखेंगे 30 नंबर प्रश्न है कि पियाजे, देखिए पियाजे से संबंधित प्रश्न आ गया। पियाजे के संज्ञात्मक विकास के अनुसार क्रियात्मक अवस्था होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है। यानी कि 0 से 2 वर्ष तक क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास के अनुसार क्रियात्मक अवस्था होती है। इसके बाद हम लोग इसमें 2 प्रश्न और देखेंगे। इसके बाद ये क्लास आपका समापन की ओर चलता है। प्यारे साथियों इसका आंसर कीजिए। एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुभाग क्या होता है? अनुपात, सॉरी यहाँ पर अनुपात दिया गया है, कट गया है। अनुपात समझिएगा यहाँ पर ना, समझिएगा। एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? 1:40 होना चाहिए। ठीक है। 1:40 होना चाहिए। चलिए प्रश्न करेंगे हम लोग नेक्स्ट। करा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है आपका 2009 में ही बना है। ठीक है। तो ये थे आपका आज के क्लास में 32 प्रश्न। और अभी तक आप मेरे चैनल पर बने हैं इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।